गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी का अपने इस वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ कक्षा 9 एवं 11 के बायोलॉजी के बारे में, जो आपका पहला चैप्टर है कोशिका। कोशिका क्या होता है, इससे संबंधित सारी मतलब जितनी भी बातें हैं हमने सब सीख लिया था। हम कोशिकांग के ऊपर चल रहे थे। कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके, हरित लवक पढ़ चुके थे और एक केंद्रक भी पढ़ चुके थे। लेकिन हरित लवक से कुछ चीज़ें बाकी थी जिसे हमने नोट में लिख करके आपको बताएं। उसकी संरचना, उसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताए थे। उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे। तो चलिए आ जाइए, हम चलते हैं अगले कोशिकांग के ऊपर। लेकिन उससे पहले कुछ अधूरी बातें मतलब बाकी थी जो हरित लवक से थी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि नोट में लिखा है हरित लवक में प्रकाशीय अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेनम में। हरित लवक की पहले प्रकाशीय अभिक्रिया होता क्या है? जो दिन में अभिक्रिया होती है, प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रियाएं होती हैं दिन के समय पौधों में, उसको हम प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए, जो दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती हैं पौधों की पत्तियों में, हरित लवक में, उसे हम प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। और जो रात के समय अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में हरित लवक में होती है उसे हम अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि हरित लवक में प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यहाँ पर लिखा है कि हरित लवक में प्रकाशीय अभिक्रिया अर्थात लाइट रिएक्शन ग्रेनम में कहाँ होती है? ग्रेनम में होती है। यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, हरित लवक में प्रकाशीय अभिक्रिया अर्थात लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होती है। ग्रेनम क्या होता है? हमने बताया था, सिक्के के समान ढेर सारी संरचना, यानी सिक्के के ढेर के समान संरचना को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। तो हरित लवक में प्रकाशीय अभिक्रिया अर्थात लाइट रिएक्शन ग्रेनम में संपन्न होता है, तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया जिसको हम इंग्लिश में डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये किस में संपन्न होता है? स्ट्रोमा में संपन्न होता है। अब आगे देखिए, ये एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रकाशीय अभिक्रिया उसे कहते हैं यानी दिन के समय जब प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधों की पत्तियों की कोशिका के हरित लवक में होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय अभिक्रिया। और जो रात के समय होता है अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रियाएं होती है उसे हम अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में। और प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेनम भाग में। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पर चौथा है, इसके पहले देखिए यहाँ पर चौथा कोशिकांग है अंतर्द्रव्ययी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अंतर्द्रव्ययी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो देखिए चलते हैं इसके बारे में। इसकी खोज KR पोर्टर, यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ है, KR पोर्टर ने 1945 ईस्वी में की थी। अर्थात अंतर्द्रव्ययी जालिका की खोज किसने की थी? KR पोर्टर ने कब की थी? 1945 ईस्वी में की थी। यानी प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, अर्थात प्रत्येक कोशिका है उसकी कोशिका द्रव में, अर्थात उसके अंदर जो मटेरियल पाया जा रहा हो उसमें झिल्ली युक्त, कैसी झिल्ली जानते ही हैं, पतली पतली कोशिका मतलब कवर होता है ना, तो उसको हम झिल्ली बोलते हैं। झिल्ली युक्त नलिकाएं जाल के समान बिखरी हुई संरचना में होती हैं जिसे हम ER अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। इसकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। किसके समान? प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। और इस झिल्ली अर्थात जो अंतर्द्रव्ययी जालिका होती है, इसकी झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 50 एंगस्ट्रॉम होता है। कहने का मतलब ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक प्रकार का कोशिकांग है। आपको याद हो, अगर जब हम कोशिका पढ़े थे तो केंद्रक बीच में क्या बना था? केंद्रक बना था। केंद्रक के किनारे किनारे पर कुछ संरचनाएं दिखी थी, आपको दिखाएं अगर ऐसे, एक केंद्र के किनारे किनारे आपको कुछ संरचना इस तरीके से दिख रहा था, इधर से भी इधर से भी। तो ये क्या है? ये और ये जो संरचना है इसी को हम इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। तो अंतर्द्रव्ययी जालिका की खोज KR पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 ईस्वी में की। प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त नलिकाएं जाल के समान बिखरी हुई संरचना में पाई जाती हैं जिसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अथवा शॉर्टकट में ER कहते हैं। इसकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। देखिए, जो कोशिका होती है, जैसे प्याज है, प्याज को अगर हम निकालें तो उसमें एक पतली सी झिल्ली दिखती है, वो झिल्ली क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली। इसी तरीके से कोशिका में
में भी प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। अभी हम इसको पढ़े नहीं है, पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो इसकी समस्या किसके समान होती है? प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की झिल्ली होती है उसकी मोटाई होती है 50 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पर ट्रिपल स्टार करके लिखा गया है। आपको चाहे ये आए न आए, लेकिन इसको ज़रूर याद रखना, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ER अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को कोशिका का कंकाल तंत्र, स्केलेटल ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कोशिका को एक विशेष आकार प्रदान करता है। एक बार फिर से देखिए, ER को कोशिका का कंकाल तंत्र, स्केलेटल ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को एक विशेष आकार प्रदान करता है। जैसे हम लोगों के शरीर में हड्डियां क्या करती हैं? हम लोगों के शरीर को आकार देती हैं कि मानव का शरीर ऐसे ही होना चाहिए, हड्डियों का प्रमुख कार्य है। उसी तरीके से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उसका कार्य होता है कोशिका को विशेष आकार प्रदान करना। इस कारण से उसका उपनाम क्या है? कोशिका का कंकाल तंत्र। फिर उसके बाद देखा है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, जिसको इंग्लिश में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, और दूसरा है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका अर्थात स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। तो यहाँ पर था इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम खोज किसने की? 1945 में KR पोर्टर ने की। कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका द्रव में पाया जाता है, यानी केंद्रक की कलाओं पर पाया जाता है ना। इसकी झिल्ली, ये झिल्ली युक्त होता है। इसकी झिल्ली कितनी 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है ना। और ये इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोशिका को विशेष आकार देता है। और ये कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, खुरदुरी और चिकनी। खुरदुरी और चिकनी। तो आप आगे इसको समझेंगे, खुरदुरी और अंतर्द्रव्यीय जालिका किसे कहते हैं और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका किसे कहते हैं। तो वेरी सिंपल, बहुत सरल है। तो यहाँ पर अगर हम कहें, आप उसको अपने भाषा में लिख लीजिएगा। जब अंतर्द्रव्यीय जालिका पर, जब ER पर राइबोसोम के कण पाए जाएं या राइबोसोम के कण उपस्थित हो, जब ER पर राइबोसोम के कण उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। जब ER पर राइबोसोम के कण उपस्थित हों, क्या हो? राइबोसोम के कण उपस्थित हो तो उसे रफ RER कहते हैं। और जब ER पर राइबोसोम के कण न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं जब राइबोसोम पर, जब इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर राइबोसोम के कण उपस्थित हो तो उसे खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। और जब ER पर या अंतर्द्रव्यीय जालिका पर राइबोसोम के कण विद्यमान न हो तो उसे हम चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। बस इतना सा याद करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में परिचय याद करते चलेंगे। फिर इसके कई पार्ट होते हैं ना, तीन भाग होते हैं। फिलहाल इसको पढ़ना नहीं है यहाँ पर, आपको इतना, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप, आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। तो इसको हम एक बार फिर से कर दे रहे हैं। इसकी खोज KR पोर्टर ने 1945 ईस्वी में। ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में केंद्रक के कलाओं पर पाया जाता है। ये झिल्ली युक्त होता है। इसकी झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 50 एंगस्ट्रॉम होती है। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिका को विशेष आकार देता है। फिर ये 2 प्रकार का होता है, खुरदुरा अंतर्द्रव्यीय जालिका या RER, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका या SER। जो RER होता है वो हमने बता दिया, जब ER पर अंतर्द्रव्यीय जालिका पर राइबोसोम के कण उपस्थित हो तो उस स्थिति में इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को RER या खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। और जब उपस्थित न हो तो उसे हम चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपको अगले दिन बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।